सहारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आखिरी चरण के लिए गुरुवार को आखिरी प्रचार का आखिरी दिन है। कई कड़ियां जुड़ रही हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी ने दावा किया है कि यह नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुद्दे शक्ल बदल रहे हैं। बेरोजगारी पर युवा वर्ग, महंगाई पर मध्यम वर्ग और प्रवासी मजदूरों के दर्द का हवाला देकर विपक्ष अपना परचम बुलंद किए हुए है तो एनडीए राष्ट्रवाद की अलख जगाए हुए है। लव जिहाद ने भी तूल पकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में सीएए और एनआरसी पर भी तलवारें खींच रही हैं। पहले से ही बागियों से परेशान भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सामने कुशवाहा, ओवैसी और मायावती का गठबंधन भी मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि तीसरा चरण का चुनाव सीमांचल और कोसी के उन जगहों में है जहां मुस्लिम और पिछड़ों की आबादी ज्यादा तादाद में है। बिहार में प्रचार का शोर भले गुरुवार शाम 6 बजे थम जाए, लेकिन 10 नवंबर तक यानी नतीजों के आने तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि किसकी दिवाली शानदार होने वाली है और किसका 5 साल के लिए सियासी तौर पर दिवाला निकलने वाला है। एनडीए के कमांडर नीतीश कुमार और महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के 6 दावेदार ताल ठोक रहे हैं और सभी अपने अपने गठबंधन या पार्टी के अगुवा हैं। प्रचार खत्म होते ही सियासी समीकरण बिठाने की बिसात भी बिछते देर नहीं लगेगी। दरअसल इस बार बिहार का चुनाव इस कदर उलझा हुआ है कि अभी से किसी दल के लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का ऐलान करना मुश्किल दिख रहा है। बिहार में बड़ा सवाल है कि किसकी सरकार बनेगी। 15 साल के लिए लालू राज की विरासत उठाए तेजस्वी हैं तो 15 साल से खुद की सरकार चला रहे नीतीश कुमार। दोनों एक दूसरे के लिए दावा कर रहे हैं कि इनकी सरकार फिसलती रही और सिर्फ सत्ता के लालच में कुर्सी से ये चिपके रहे। अब नीतीश के साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में भी एनडीए के लौटने का दावा कर रही है तो तेजस्वी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पर बिहार की बर्बादी की तोहमत लगा रहे हैं। थोड़ी आशा है, 100% आशा है। तीनों 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोग बहुत ही भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में भी करेंगे। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया। न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, न ही विशेष पैकेज दिया गया। और सहरसा जो शहर है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जल जमाव से कितना परेशान रहता है। 2015 के कई साथी दोनों तरफ पाला बदल चुके हैं। सत्ता के संघर्ष में फायदे की सियासत के लिए हर दल तोल मोल में जुटा हुआ है और चुनावी बिसात में जिन 2 चेहरों पर सारा दारोमदार है वो है नीतीश और तेजस्वी। लेकिन चिराग का दावा है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एलजेपी के साथ सरकार बनाएगी। सियासी पारा गर्म है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। अजफर शमशी साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वागत है आपका। अनवर हुसैन आरजेडी नेता, राजेश भट्ट एलजेपी नेता, रोहित सिंह राष्ट्रीय संयोजक युवा मोर्चा हमारे साथ मौजूद हैं और आरबी उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार। अनवर हुसैन आरजेडी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरा चरण कितना अहम आरजेडी के लिए, क्योंकि अंडर करंट बताया जा रहा है आरजेडी को और सत्ता के करीब यह दावा किया जा रहा है कि आसानी से महागठबंधन सरकार बनाएगा। अनवर, आपसे समझना चाहेंगे तीसरा चरण कितना अहम? जिस तरह हमारे लिए पहला चरण अहम था, उसे तीसरा चरण भी अहम है और वहां भी हमने अपनी लीड बनाए हुए हैं। आपसे समझना चाहेंगे मुद्दे क्या हैं तीसरे चरण के? जो पहले चरण के मुद्दे थे वही तीसरे चरण के भी मुद्दे हैं। इस बार जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है वो इस बुनियाद पे नहीं लड़ रही है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस जाति के लोग बसते हैं, किस कम्युनिटी के लोग बसते हैं, किस धर्म के लोग बसते हैं, किस भाषा के बोलने वाले लोग बसते हैं। हमारी पार्टी का सीधा एक एजेंडा है गरीबी को दूर करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना,
हेल्थ सेक्टर को खड़ा करना, एजुकेशन को दोबारा खड़ा करना और बिहार प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना। हम इन दो मुद्दों पर काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी हर जगह जो है मासेस के इमेजिनेशन को अट्रैक्ट कर रही है। और आप हमारी मीटिंगों की भीड़ें देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि मासेस का रुझान क्या है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो आपकी रैलीज में भीड़ आ रही है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। आएगा, वहां भी हम आगे हैं सबसे। चलिए आऊंगा आपके पास। राजेश भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, अलग लड़ने का फैसला हो चुका था, दोनों चरण आपने बखूबी लड़ाई लड़ी तीसरे चरण में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए का जो कुनबा है वो चुनाव के बाद टूट जाएगा। आपके नेताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि एनडीए का कुनबा टूट जाएगा, एनडीए के जो नीतीश कुमार हैं वो महागठबंधन की तरफ जाते दिखाई देंगे, तेजस्वी की तरफ जाते दिखाई देंगे और आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं। इसके पीछे ठोस आधार क्या है? भूपेश जी, ये दावे कोई खोखले दावे नहीं थे। पिछले एक महीने से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से बिहार की जनता के सामने रखा था कि आने वाले 10 तारीख को हम लोग भाजपा के नेतृत्व में लोजपा की सरकार, मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। नीतीश बाबू ने आज धमदाहा की सभा में अपनी हार स्वीकार कर ली है और इमोशनल कार्ड, एक तरह से अंतिम कार्ड उन्होंने खेला है। इमोशनल कार्ड ये कह के कि मेरी ये अंतिम लड़ाई है। ये अंतिम लड़ाई इस वर्ष नहीं है, 2015 की लड़ाई उनकी अंतिम थी। ये लड़ाई तो भाजपा को किसी ना किसी तरह से गुमराह उन्होंने किया है। उनकी तो सारी सेटिंग राजद के लोगों से हो चुकी है पहले दिल। चलिए, रोहित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय संयोजक युवा मोर्चा के हैं। रोहित, आपसे समझना चाहेंगे, युवा इस बार जब वोट डालने जा रहा है, युवाओं की तादाद ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं बिहार की अगर बात करें। युवा जब वोट डालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाना है, कौन से ऐसे मुद्दे जहन में है युवा के? कोहली साहब, सर्वप्रथम तो आप युवा मोर्चा को युवा चेतना के नाम से बुलाइए। हमारे संगठन का नाम युवा चेतना है। चलिए ठीक है। बिहार भारत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रदेश है, जहां जो लोग इस बार पहली बार जो वोट कर रहे हैं वो 2000 के बाद पैदा हुए, उन लोगों को इस बार अपने मताधिकार के प्रयोग का अवसर प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार जी बिहार में पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विद्यमान हैं और नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी के जंगल राज का हवाला देकर 15 साल बोनस बोनांजा पैक भोग लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिहार की जनता महापरिवर्तन के संकल्प को साकार करने के लिए और नीतीश कुमार जी के उबाऊ और पकाऊ नेतृत्व से मुक्ति पाने के लिए तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। और यही कारण है कि आज पूर्णिया के धमदाहा में लेसी सिंह जी के प्रचार के क्रम में बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो 10 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उन्होंने अपने संन्यास की बात कबूल कर ली है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, मजदूर हताश है, महिलाएं परेशान हैं, वित्तीय स्थिति बिहार की ठीक नहीं है, तो कैसे लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान करेंगे? यह बिल्कुल संभव नहीं है। 10 नवंबर को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियों के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को बिहार की जनता चुनेगी और बिहार से महापरिवर्तन का संकल्प का बिगुल बजेगा, जो बंगाल होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण होगा और 2024 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद से भी मुक्त हो जाएंगे, जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप साहब मुक्त होने की स्थिति में आ गए हैं। चलिए आऊंगा आपके पास। रोहित, उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस बीच असफर शमशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं जवाब नहीं ले पाया था, उनका रिएक्शन नहीं ले पाया था। शमशी साहब, तीसरा चरण 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। ट्रम्प कार्ड कौन से हैं तीसरे चरण के लिए? भारतीय जनता पार्टी कौन से ऐसे ट्रम्प कार्ड बचा के रखे हुए है? क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में अब वोटिंग होनी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, वहाँ पर बहुत गरीब तबका है। किस तरीके से आप थर्ड फेज को देख रहे हैं?
चलिए उपाध्याय साहब, जेडीयू का कहना है कि 2 चरणों में जनता ने एलजेपी को उसकी हैसियत बता दी है, 1 या 2 सीट ही जीत पाएंगी। लेकिन एलजेपी के नेता चिराग पासवान का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं। दोनों गठबंधनों में बड़ा फेरबदल देख रहे हैं आप चुनावों के दौरान, चुनावों के बाद? देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके से सिनेरियो बदला कि एक तरफ देखिए बीजेपी दोनों में कॉमन है, नीतीश जी भी बीजेपी को अपना मानते हैं, उधर चिराग पासवान भी कहते हैं हमारा बीजेपी से कोई बैर नहीं है और नीतीश तेरी खैर नहीं है। तो ओपन रखा है सबने अपने आप को कि जहाँ जैसा मौका मिलेगा, क्यों देखिए राजनीति अब कोई सेवा का वो नहीं रह गया पर्याय, राजनीति का कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण हो गया है। आप देखेंगे गरीब आदमी की सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल आदमी गरीब को या गरीब किसान को वोट टिकट नहीं देती है, उम्मीदवार नहीं बनाती है। आप देखेंगे जो करोड़पति हैं सारे उम्मीदवार, जो औसत आया है 1.76 करोड़ एक्चुअल पर उसका है। और यहाँ जो आबादी है आप देखेंगे थर्ड फेज में मुस्लिम और दलित है। अब देखिए जेडीयू के पास पहले मुस्लिम वोटर था और वोट किया था उसने। जो मेरी कई पत्रकारों से बात हुई ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं, तो मुस्लिमों का अब की बार ट्रेंड चेंज हुआ है। देखिए वो कहते हैं पिछली बार हमने नीतीश को वोट किया था, लेकिन नीतीश उनके साथ चले गए जो हमें भी सीएए एनआरसी लगा के बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो कुछ मुस्लिम एक्चुअल में भी कहीं ना कहीं जाएगा आरजेडी के पास। और एक जो फैक्टर है मुस्लिमों में वो ओवैसी फैक्टर भी है। सीमांचल में आप देखेंगे उन्होंने भी बड़ा धुआंधार ज़बरदस्त अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है। अब क्या मुस्लिम कितना वोट वो ले पाते हैं वो वक्त बताएगा एक्चुअल में। लेकिन नीतीश जी की जो हालत है वो थर्ड फेज में ठीक नहीं है। देखिए दलितों का भी है कि भी चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं, जबकि पहले ये था कि भी चिराग पासवान साथ थे तो वो वोट परसेंट चाहे वो 4 है या 5 है वो भी कहीं ना कहीं भी गठबंधन को मिला था। और अगर मान लो वो साथ होते तो वो भी इनको मिलता, तो वो भी नहीं है। उधर देखिए बीजेपी ने अलग अपना एक स्टैंड एक्चुअल में लिया हुआ है। पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे पहले तो पोस्टर से ही गायब कर दिया नीतीश को, और अब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भी हम बिल्कुल जो भी सीएए लागू करके और जो भी मुस्लिम समुदाय है इन सबको अभी वापस भगा देंगे, जो भी घुसपैठी हैं इनको अभी कार्रवाई करेंगे। और उधर नीतीश जी का वोट बैंक है। तो अब नीतीश जी किस मुंह से देखिए उनको आश्वस्त करें। नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं मैं हूं तो कोई नहीं जाने देंगे, कहाँ है। तो वो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई। आऊँगा आपके पास। शमशी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपनी राय बेबाक तरीके से रखते हैं। 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को सीएम आवास खाली करना होगा, बीजेपी और एलजेपी सरकार बनाएंगे। एलजेपी का ये दावा, बीजेपी इत्तेफाक रखती है इससे? और तीसरे फेज की क्या तैयारी? नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो क्लियर कट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्पेकुलेशन लगा रहा है तो वो एक अलग है। और या मान लीजिए कि राजद के लोग या महागठबंधन के लोग इस पर कुछ बोल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इसीलिए एनडीए की हुकूमत है और एनडीए की हुकूमत आएगी और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो चुनाव हुए इस कोरोना काल में कोविड-19 ने काफी था लोगों में, लोगों के अंदर था। और परसेंटेज ऑफ वोट है कि ये फेज एनडीए ने काफी बड़ा हासिल कर दिया। और जो तीसरे फेज वो एनडीए की 2 चूंकि एनडीए पे लड़ रही है, उसकी एजेंडा है कि तरक्की। अनवर हुसैन साहब मोटा मोटा शमशी साहब ये कह रहे हैं कि आपका 15 साल का राज भी देखा था, लोगों ने एनडीए का 15 साल का राज भी देख लिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे, और ये मुंगेरी लाल के सपने हैं आपके। जवाब दीजिए।
अनवर हुसैन साहब हंसिए मत, जवाब दीजिए, ये आरोप है आप पर। ये सवाल मुझसे है? हाँ जी। भाई मुंगेरी लाल के सपने तो वो देख रहे हैं, अब ऐसा क्या किया जाए? वो शेर तो उन्हीं पर जाकर फिट होता है। भाजपा की बॉडी लैंग्वेज, भाजपा के जो नेता मैदान में उतर रहे हैं, जिसम के बयान दे रहे हैं, वो सब बता रहा है कि उनको एहसास हो चुका है कि वो हार रहे हैं। और ये हमारे मित्र लोजपा को जो खड़ा किया गया है, वो तो उनकी एक चाल है। उनके पहले निशाने पर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को भी पटकना है उन्हें। और नीतीश कुमार ने सही कहा है कि ये उनकी आखिरी रैली हो रही है या उनकी आखिरी मीटिंग हो रही है, इसके बाद वो किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनको भी एहसास है और उन्हें ये पता है कि इस वक्त आरजेडी का वेव चल रहा है। नहीं, वो ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपके पास चले जाएंगे, आप तमाम लोग विपक्ष में बैठेंगे और एलजेपी और बीजेपी सरकार बनाएगी। इसका जवाब दीजिए। होगी फिर से 15 साल के जंगल राज और अपहरण उद्योग के लिए क्यों तैयार होगी? उन्हीं आपके पास ऐसे क्या विजन है? उन्हीं मुद्दों, मैं ये जानना चाहता हूं। उन्हीं मुद्दों पर राजद, हमारी तबीयत ठीक नहीं आज, आरजेडी का वेव चल रहा है। जिन मुद्दों की तरफ हमारे मित्र ने इशारा किया इस वक्त, यह सबसे बड़ा मुद्दा मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का है, गुर्बत का है। स्पेशली कोरोना में, जिस तरह से कोरोना को यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा गया कोरोना के सिलसिले में, जिस तरह से लाखों मजदूर मुख्तलिफ शहरों से हजारों किलोमीटर से दूर से भाग के आए, पैरों में फोले पड़ गए, उनको रास्ते में न कोई पानी देने वाला न खाने वाला। हमारे बिहार सरकार के पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वह अपने मिशनरीज तो भेज सकते थे दूसरे शहरों में, वहां की हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि हमारे लोगों को शेल्टर दो, हमारे लोगों को खाना दो। इनकी पार्टी की सरकार सेंटर में थी, एनडीए। राजेश भट्ट साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं और चुनाव के बाद जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, जेडीयू का साथ देंगे, ये एक स्ट्रेटजी के तहत आपको अलग से लड़वाया गया है, ये आप पर बड़ा आरोप। भूपेश जी आप करेक्ट कर लें, जेडीयू का साथ हम कभी नहीं देंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम सरकार में कभी शामिल नहीं होंगे। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा के नेतृत्व में लोजपा एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि हमारे मित्र को, अनवर साहब को अभी आपने देखा, बिल्कुल निराश हो चुके हैं, क्योंकि इनकी डील पहले हो चुकी थी। इन्हें एक उम्मीद थी कि नीतीश बाबू का इंजन लगाकर इस बार बिहार में जो है मुंगेरी लाल का सपना देख लेंगे। अब उस सपने का आज पूरा राज्य जो है साफ हो गया है। नीतीश बाबू ने धमदाहा में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। जेडीयू के साथ इतनी तल्खी क्यों हो रही है? जेडीयू का कहना है कि पहले 2 चरणों में जनता ने लोक जनशक्ति पार्टी को उसकी हैसियत बता दी है, 1-2 सीटों पर अगर आप जीत गए तो फेस सेविंग हो जाएगी आप लोगों की, ये भी जेडीयू कह रही है। डील कर चुके, आज वो महसूस कर लिए कि बिहार की जनता ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, मजदूरों के पलायन के मामले पर बिल्कुल तरह नकार रही है। उन्हें अपनी हार का बिल्कुल ही एहसास हो गया है। हम समझते हैं कि नीतीश बाबू जो आज कहे हैं धमदाहा की सभा में, वो बिल्कुल ठीक कहे हैं। आज उनकी अंतिम सभा थी, राजनीति का अब उनका अध्याय का अंत हो गया। रोहित सिंह हमारे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना मंच के। रोहित, अल्पसंख्यकों को लेकर योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव हैं तो नीतीश कुमार ने बेहद नर्म रुख अख्तियार किया है। क्या लगता है आपको एंटी इनकम्बेंसी बड़ा सरदर्द रहा है एनडीए के लिए इन चुनावों में, तीनों फेजेस में? देखिए, 2 बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो उधार के सिंदूर से ब्याह नहीं होता है और हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश तो संभल ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस गठबंधन की सरकार जो चल रही है, उसने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। अकलियत, पिछड़ा, दलित, महादलित उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है और बिहार जाकर के योगी जी अकलियतों को भगाने की बात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात की समझदारी होनी चाहिए कि यह देश सर्वधर्म समभाव का है। यह देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी
सबका है। इस देश की आजादी में अगर हिंदुओं ने कुर्बानी दी है तो अशफाक उल्लाह खान और अब्दुल गफ्फार खान ने भी कुर्बानी देने का काम किया है। यह देश आजाद सबके सहयोग और सबके परस्पर संघर्ष से हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारती है तब तब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसी को केंद्र में ला करके राजनीति करने का प्रयास करती है। तो महाराष्ट्र में तो इनको धोखा हो गया, हरियाणा किसी तरह से बच गए, चौटाला साहब का पोता चला गया उनके साथ, झारखंड की स्थिति आप लोगों ने देखी ली, बिहार से महापरिवर्तन का शंखनाद होने जा रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी और भाजपा गठबंधन के हाथ से निकलने जा रहा है। बंगाल हारेंगे, उत्तर प्रदेश हारेंगे, फिर देश हारेंगे। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहेंगे और मुसलमानों की चिंता करेंगे, यह संभव है क्या? एक तरफ योगी आदित्यनाथ सीमांचल में जाकर मुसलमान भाई और बहनों के खिलाफ दहाड़ रहे हैं, एक तरफ ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के पैसे पर राजनीति कर रहे हैं, और एक तरफ नीतीश कुमार जी साधु बनने का आडंबर कर रहे हैं। शमसी भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुंगेर विधानसभा मुसलमानों का सीट रहा है। मुनाजिर हसन साहब कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। शमसी जी को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? अगर भाजपा सबकी चिंता करती, सबका साथ सबका विकास करती, तो शमसी जी को सदन में होना चाहिए। आता हूं रोहित भाई, आता हूं आपके पास। उपाध्याय साहब, तीसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस के 26 कैंडिडेट्स हैं, जो आंकड़े मेरे पास हैं। मैदान में इस बार AIMIM ने भी इन्हीं सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार दिया है। कांग्रेस ने अच्छा किया था पिछले चुनावों में यहाँ पर, और अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अब कठिन चुनौती होगी। NDA भी है, उसके बाद AIMIM के कैंडिडेट्स भी होंगे, बागी भी होंगे। तो ये इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मुस्लिम वोट 17% से लेके 20% तक कोहली जी है, कहीं कहीं 17% है, और बड़ा निर्णायक है वो। और जो भी जद्दोजहद है, आप देखेंगे कि अगर तेजस्वी ने भी कांग्रेस को अगर इतनी सीटें दी थी तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था कि मुस्लिम जो वोट है उसका कहीं डिवीजन ना हो जाए। और उसी स्ट्रेटेजी में आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जी को वहाँ पर जो लड़ाया गया या वो लड़ रहे हैं, तो वो एक ही स्ट्रेटेजी के तहत लड़ रहे हैं कि जो कांग्रेस को कंसोलिडेटेड वोट जो मुसलमान का 17 से 20% है, जो कि एक तरफ जाना था कि भी कहीं ना कहीं कांग्रेस या आप देखेंगे RJD को ये वोट मिलना था, उसमें से कितना वो काट सकते हैं। देखिए, अभी भी जो पढ़ा लिखा तबका है मुस्लिम समाज का, वो समझ रहा है कि भाई सरकार अगर बनेगी तो RJD की बनेगी, RJD की सरकार बनती है तो हमारा वर्चस्व, सबका साथ, सबका विकास, और हम भी सुरक्षित कहीं ना कहीं होंगे। और ओवैसी जी कहीं कोई भी सत्ता में नहीं आने वाले या मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये है कि भी वो भी गठबंधन का हिस्सा हैं, और अगर मान लो सरकार बनती है RJD की तो वो भी उसमें सहयोग करेंगे, तो उनको वोट देना है। तो सीमांचल का जो दारमदार है, मैं कहूँगा वो मुस्लिम वोट पर बहुत है। और देखिए, दलित है तो दलित में भी आप देखेंगे कि जो पासवान है या दूसरे वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं जाएंगे पासवान के साथ, LJP के साथ बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ नीतीश जी बिल्कुल एकदम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं कि देखिए, फर्स्ट और सेकंड फेज में मैं देख रहा हूँ सबका साथ और सबका विकास। जिस तरीके से RJD की बात करें यहाँ, और हमारे गेस्ट रोहित हैं उनकी बात करें, तो उनका ये कहना है LJP BJP की पार्टी है, इसी तरह AIMIM भी BJP की पार्टी है। उसी की तर्ज पर, उसी के कहने पर वहाँ पर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार देती हैं, जहाँ पर BJP को हार का खतरा होता है और मुस्लिम वोट बट जाता है। डेफिनेटली देखिए, उतारने के पीछे रीजन ही यही होता है कि देखिए, जो कोशिश ये होती है बीजेपी की, जो हिंदू वोट है वो भी एक ध्रुवीकरण हो, उसका कंसोलिडेट हो, वो हमको मिले, और जो मुस्लिम वोट है एक तरफ दूसरे को जाएगा तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो वहीं अपनी स्ट्रेटेजी के तहत वो असदुद्दीन ओवैसी या दूसरी, और ये रणनीति हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक रणकौशल होता है या रणनीति होती है, वो अपनी नीति के तहत ही कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसको जिस समाज के लिए उतारा जाता है जो वोटर है वो भी जानता है इस बात को कि भी ओवैसी जी को सिर्फ इसीलिए लगाया गया है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचा के बीजेपी को फायदा पहुंचाएं। और मैं एक पत्रकार महोदय से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो इस बात को बिल्कुल ओपनली सरेआम डिस्कस करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भी ये लड़ाई में और बीजेपी कहीं भी अपनी सीट निकाल ले जाए।
तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल सब लोग समझ रहे हैं। और देखिए बीजेपी ने फर्स्ट और सेकंड फेज में ये क्लियर नहीं किया था, वो सबका साथ और सबके विकास के साथ, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे थर्ड फेज हुआ और योगी आदित्यनाथ जी की भाषा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक टारगेट करती है, जिसका सीधा सीधा नुकसान कहीं ना कहीं जेडीयू को नजर पोलराइजेशन करने की कोशिश, जी पोलराइजेशन करने की कोशिश में। लेकिन अपने पोलराइजेशन के लिए उसका फायदा पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी को होगा, और बीजेपी को फायदा होगा तो जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान भी वहां होगा। राजेश भट्ट एलजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। कितनी सीटें आपके पास आ रही हैं, कितना दावा आपका टोटल? देखिए भूपेश जी, हम खोखली दावे नहीं करते हैं, मजबूत दावे करते हैं। एक महीना पहले हमने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में एक मजबूत सरकार लोजपा बनाने जाएगी, जो आज सिद्ध हो गया। लगभग नीतीश बाबू ने एक चुनावी सभा में, धमदाहा की सभा में स्पष्ट कर दिया, अपनी हार को स्वीकार कर लिया। बिहार के जनता से उन्हें माफी मांगना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला की सुरक्षा, रोजगार, उद्योग को जिस तरह से बिहार को बर्बाद उन्होंने किया है, बिहार के युवाओं के साथ मजाक किया है, क्रूर मजाक किया है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। आप सरकार बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, तो कुछ एनालाइज किया होगा आपने, कुछ इंटरनल सर्वे होता है पार्टी का। कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, और आपके कितने मंत्री बनेंगे, अगर इस तरीके का दावा किया जा रहा है? में आ रहे हैं हम भाजपा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रेस में नहीं जाना चाहते हैं। हम भाजपा को मजबूती देने के लिए हम लड़े थे, अलग रह के लड़े थे, और निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक महीने पहले जो घोषणा किया है वो आज सिद्ध हो रहा है। नीतीश जी ने अपनी हार स्वीकार की आज सार्वजनिक तौर पर, और बिहार की जनता उन्हें अब माफ नहीं करेगी, उन्हें माफी भी मांगना पड़ेगा। भूपेश जी, अब ये तीसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहां हर वर्ष बाढ़ आता है। नीतीश बाबू ने 15 साल में उस बाढ़ से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए? नीतीश कुमार ने एक और ट्रम्प कार्ड चला है, सिंपैथी गेन करने के लिए। कहा जा सकता है कि ये उनका एक आखिरी चुनाव है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि चिंता मत करिए, हम लगातार कह रहे हैं कि हम अंडर करंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आरजेडी का कहना है चाहे कुछ हो, इस बार सरकार आरजेडी और महागठबंधन की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई उसमें अड़चन नहीं आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अजफर शमशी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े, हालांकि उनकी बात उतनी अच्छे तरीके से हम तक नहीं पहुंच पाई। अनवर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, आरजेडी नेता। राजेश भट्ट एलजेपी नेता। रोहित सिंह राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना मंच हमारे साथ मौजूद रहे। आरबी उपाध्याय साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा बना।